बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा और अहम मसला जिसकी तरफ आज हम निशानदेही करने वाले हैं, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं माँ बाप को ठहराया जा रहा है, आपकी सोसाइटी को ठहराया जा रहा है, आपके सोशल मीडिया को ठहराया जा रहा है एंड येस, माँ बाप की तरबियत को ठहराया जा रहा है। हम भी माँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँओं ने भी हमारी तरबियत की है, सब्र करना सिखाती है, हर माँ सिखाती है, अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी करती है, लेकिन सोसाइटी आपको जीने अगर नहीं दे रही, आपका सब्र क्या होगा। आजकल ये जो हमारे यहाँ झूठ की बुनियाद पर रिश्ते किए जा रहे हैं, कुछ दिखावा करके रिश्ते किए जा रहे हैं, मतलब आपको ऐसा कोई फैंटेसी वर्ल्ड दिखा दिया जाता है, किराए का घर लेके, लड़के की नौकरी इतनी बता के, बिजनेस अच्छा खासा दिखाकर, जब सारा कुछ आगे जाके झूठ निकलता है तो फिर आप बच्ची को ये कहें कि सब्र करे, तो कैसे ये मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं। फिर अगर आपका जी शादी इस बुनियाद पे की जा रही है, बच्ची को जहेज़ अच्छा खासा दे के भेजेंगे, सारी ज़िंदगी आप बातें सुना रहे हैं कि जी तुम्हारे माँ बाप ने क्या दे के भेजा, तुम्हें तो माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, पढ़ी लिखी बहू भी चाहिए, अच्छे पैसे कमाने वाली बहू भी चाहिए, लेकिन माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, साथ ये भी आपको सुनना पड़ेगा। और ये चीज़ें अब सोसाइटी में इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि इसका नतीजा क्या है। अब हमारे पास जो रिसेंटली अदाद-ओ-शुमार आ रही हैं उसके मुताबिक पंजाब के ही अगर सिर्फ हम बात कर लें तो तलाक़ के केसेस में, खुला के केसेस में होशरुबा इजाफा हो रहा है। क्या इसमें रीज़न ये है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उनको उनके हुकूक का पता चल गया तो खुला की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, तलाक़ के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। एक तबका ये भी कहता है कि जो बच्ची पढ़ लिख जाती है ना, वो आगे से बोलती है, उसको अपने राइट्स का पता चल जाता है। और एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ज़हनी बीमार होते हैं। अब उनकी ज़हनी बीमारी का क्या किया जाए। अगर आपका बच्चा ज़हनी बीमार है, अगर आपकी बच्ची ज़हनी बीमार है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रही है या वो अपने आप को चेंज नहीं कर रही है, ज़ाहिर बात है जब एक नए घर में आप चले गए हैं तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं। वो लड़के को भी समझनी है, वो लड़की को भी समझनी है। अगर नहीं समझ पा रहे तो इन दी एंड रिज़ल्ट क्या होगा, डाइवोर्स पे बात चली जाएगी। इतनी करोड़ों रुपए लगाकर आप शादियां कर रहे हैं, 2 महीने वो शादी नहीं चल पा रही, पसंद की शादियां हो रही हैं, वो शादी नहीं चल पा रही। अब जब पसंद की शादी में बात आती है तब तो फिर शादी चलनी चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते भी हैं, पसंद भी करते हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं चल पा रही, सवाल ये है। इसके बाद आप अच्छी खासी शादी को टाइम गुजर गया, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चों को, पता चल रहा है जी हस्बैंड साहब का तो अफेयर चल रहा था या खातून का तो अफेयर चल रहा था। वो जो आजकल नई नई टर्म्स हम सुनते चले जा रहे हैं, शुगर मम्मी की, शुगर डैडी की, बड़ी आम होती चली जा रही हैं। खौफनाक हद तक इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, आपकी सोसाइटी को तबाह कर रही हैं। सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। शादी अगर आप अपने बच्चे की कर रही हैं या बच्ची की कर रही हैं, मैच मेकर रिश्ता करा रही है, आप खुद दे के कर रहे हैं, वो बुनियादी पहलू जो आपको रिश्ता करते हुए देखना है वो क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इसमें नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो दोनों तरफ से देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फैमिलीज़ का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शादियाँ कामयाब नहीं हो रही, नाकाम शादियाँ, और एक के बाद एक खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। क्या पस पर्दा मुहरकात हैं जब ऐसे केसेस आते हैं, तो आम तौर पर क्या उसमें रीज़न क्या निकलती है? आम तौर पे ना बहुत सारी रीज़न्स जो हैं ना वो होती हैं। बेसिकली हम अभी तक ना, मैं जिस कोर चीज़ को अभी तक समझ पाई हूँ, 17 साल तो मुझे भी इन इश्यूज़ को देखते हुए हो गए और बड़ा करीब से मैं देखती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मियाँ और बीवी दोनों जो हैं ना वो बेसिकली इस रिलेशनशिप की अहमियत को आज तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। शादी जो है हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप के तौर पे लेने की बजाय उसको शायद हम एक मिलाप की बात करते हैं कि जी ये कमिटमेंट थी, ये हो गया, और उसके बाद जो है हमें शायद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं शादी के, वफ़ा, टॉलरेंस, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे को टाइम देना, वो सारी चीज़ें मिस हो जाती, ख़त्म हो जाती और बहुत जल्दी ख़त्म होती। और जब हम शादी से पहले किसी इंसान के साथ किसी और तरह का बर्ताव कर रहे होते हैं, जैसे आपने बताया कि लव मैरिज भी हो रही है, तो भी फेलियर है, क्योंकि हम एक्चुअली शादी को आगे देखते ही नहीं हैं। हम शादी को सिर्फ शादी तक देखते हैं, शादी के इवेंट तक देखते हैं कि शादी का एक इवेंट हो गया एंड दैट इज़ इट। ऑनेस्टली आई चैलेंज पीपल, कपल से मैं भी सवाल कर रही हूँ ये कि आप एक दफ़ा ज़रा पीछे मुड़ के देखें अपनी ज़िंदगी में, क्या आपने शादी से आगे अपनी शादी प्लान की थी? कभी भी नहीं आपने कोई किया करता। होगा, कोई भी नहीं करता
क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ शादी होगी और काम ख़त्म हो गया, जबकि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो तब शुरू हो रही है, तब की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो होती हैं। और आप में से किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं की, आपने एक दूसरे के साथ किस तरह से चलना है, अपने ग्राउंड रूल्स जो अपने रिलेशनशिप के होते हैं वो सेट नहीं किए। ये हम पहले भी नहीं करते थे, पहले की शादियाँ तो पसंद की शादियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस वक़्त शादी को निभाने की कमिटमेंट्स और थी, डायनामिक्स और थे। अब डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं। अब डायनामिक्स इस तरह से चेंज हो चुके हुए हैं कि हम में से कोई भी जो है, यूजुअली लड़कियां जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहती। पहली बात जो है ये है। दूसरी बात ये है कि अब लड़कियों की डिमांड जो है वो ये है कि जी हमें सिर्फ शोहर नहीं चाहिए, हमें कंपेनियनशिप चाहिए। मगर ये जो कंपेनियनशिप की टर्म है ये अभी तक हमने आदमियों को नहीं सिखाई। जरा ये क्या है? ये हमने आदमियों को अभी तक नहीं सिखाई। देन हम जो है हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह के जो एक दूसरे का एहसास कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी शेयर कर रहे हैं, ये हम एहसान कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जब आप इस तरह के रवैयों के साथ शादी में आगे जाने की कोशिश करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स शादी तो आगे नहीं जाती, फिर तो इख्तलाफात बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे कि मतलब आपका बेशक जितना मर्ज़ी भी बुरा रिलेशनशिप हो, अगर आप दोनों उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी होती है। मगर आप दोनों चाहेंगे तो होगा ना। जब आप दोनों अपनी अपनी ईगोज़ में इतने सेट होते हैं और जब आप दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा आवाज़ार हो चुके हों तो वो रिलेशनशिप तो कभी भी नहीं। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हमारी ज़्यादा होती हैं। वी आर नॉट देयर कि हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें कि यस शायद मैं भी कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मामलात को ख़राब करने में। सो ये चीज़ें जो हैं एक्चुअली रीज़न बन रही हैं आजकल की डाइवोर्सेस की। देन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो हमें ये लगता है कि जी शादी जो है ये शायद पूरे, हमारा तो कल्चर यही था कि शादी जो है पूरे ख़ानदान की शादी होती है, उसमें सिर्फ लड़के और लड़की की शादी नहीं होती। मगर ये डायनामिक्स हमारे पुराने डायनामिक्स हैं। आजकल के दौर में कपल जो है बहुत ज़रूरी ये है कि वो एक दूसरे के साथ रहें। अगर वो एक दूसरे के साथ अलग घर में नहीं रह सकते तो उनके लिए एक अलग स्पेस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए उसी घर में, बेशक अपर पोर्शन लोअर पोर्शन जैसे भी आप डिवाइड करें उस तरह की चीज़ें। क्योंकि एक दूसरे को समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के ऊपर सिर्फ चेक्स रखना, एक दूसरे को मॉनिटर कर देना, तुमने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये काफ़ी नहीं। जब आपने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने की, तो फिर आप एक दूसरे के साथ सिर्फ जो नेगेटिविटी रह जाती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। हम देखते हैं कि जैसे शादी हो जाती है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे को बड़ा कैजुअल और फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं। औरतें अपने मियाँ बीवी अपने हस्बैंड के लिए उस तरह से टाइम मैनेज करना, सजना संवरना और इसी तरह से या उसको रिस्पेक्ट करना, प्यार से बोलना, उसके लिए टाइम मैनेज करना भूल जाती हैं। हस्बैंड इसी तरह से जब पहले तो टाइम निकाल के 5 मिनट भी ऑफिस में मिलते थे तो कॉल होती थी, अब पूरा दिन गुजर जाता है, रात के वक्त भी आपको टाइम नहीं मिलता और आप पूछो तो आगे से कहा जाता है कि जी मैं बिज़ी हूँ। मुझे एक केस याद आ रहा है कि एक डॉक्टर साहिबा आई मेरे पास, डॉक्टर साहिबा की बात हो रही, तो वेरी प्रिटी माशाल्लाह, वेरी सक्सेसफुल इन हर करियर। तो उनकी शादी जो है ना वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो है वो उनकी शादी होगी। तो उन्होंने, अब शादी पसंद की शादी थी, ये नहीं कि पसंद की शादी नहीं थी, दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, सारी चीज़ें जो है पहले से ही क्लियर थी। मगर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स ज़रूर थे उसमें जिसको लड़की ओवरलुक कर रही थी। वाई? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब हम किसी रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते कि हम ये जो रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं हम इनको आइडेंटिफाई करके इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। हम कहते हैं नहीं, अब ये हो गया है तो इसको होना ही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे मैं अब बार बार कैसे एक बंदे को ढूंढूं, मैं बार बार इसमें से कैसे, जो कि एक मुश्किल काम जो है। मगर वो रेड फ्लैग्स उनको उस रिलेशनशिप में पहले से ही नज़र आ रहे थे और दे गॉट मैरिड। शादी होगी। शादी होने के ऑनेस्टली एग्जैक्ट 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद शी केम टू मी एंड शी सेड कि आपने जो मुझे शादी से पहले चीज़ें बताई थी, आई एम फेसिंग दैट। मैंने कहा अच्छा वो क्या है? कहती वो जी ये है कि मैं अब शादी हो के अपने घर, मैं भी उतनी ही बिज़ी हूँ, मेरा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, सारा कुछ है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा बिज़ी हैं। और मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा इसलिए बिज़ी हैं कि वो एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका रात के वक्त काम होता है
मैं उनको ये बात भी कहूँ कि आप एटलीस्ट जो है मेरे कमरे में मुझे एटलीस्ट आपकी प्रेजेंस तो होनी चाहिए ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर अक्सर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो घर से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एटलीस्ट मेरे कमरे में मेरे पास रहें, एटलीस्ट मुझे ये एहसास तो हो कि मैं शादीशुदा हूँ या किसी और बंदे की प्रेजेंस है। बंदा साहब क्या, मैं अपने करियर के बड़े अहम मोड़ पे हूँ, मैं अपने करियर के बड़े अहम मोड़ पे हूँ, मैं अभी इतना टाइम तो मैं नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा, विच इज़ फाइन, ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप करियर के अहम मोड़ पे होते हैं, आपको टाइम चाहिए होता है एक दूसरे का। बट द पॉइंट इज़ कि आपने एक नया रिलेशनशिप भी शुरू किया है, उस रिलेशनशिप की बुनियाद अभी आपने मजबूत नहीं की, उससे आप सेक्रीफाइसेस पहले उम्मीद करना शुरू हो गए। जब आप उसको उसमें कोई मोहब्बत का बीज लगाए बगैर, टाइम लिए बगैर, टाइम चीज़ों को सेट किए बगैर, या उस बंदे को हेल्प किए बगैर कि तुमने इस घर में एडजस्ट कैसे होना है, आप उसे कहेंगे तुम आज से सेक्रीफाइसेस की तरफ चले जाओ तो अगला बंदा तो पॉसिबल, मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो आई बैठी रोती नहीं। फिर हमने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए कि तुम इस पे उससे बात करो कि चलो एटलीस्ट रोज़ नहीं हो सकता, हफ्ते में 2 दिन तो हम बैठ सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन तो ये चीज़ें हो सकती हैं, जरूरी है, बहुत ये नहीं बैलेंस एक मेंटेन हो जाता है ना। हम सब जो है वो इन चीज़ों को इसी तरह से लेके चल रहे होते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। भैया आप इतने बिजी थे तो फिर शादी ना करते, बिल्कुल, क्योंकि शादी एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना ही करना है, जैसे आप बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आपकी अम्मा, आपकी बहन आपसे गिले करती हैं, तुम शक्ल नहीं दिखाते हो, आप जाते हैं वहाँ पे, आप मिलते नहीं हो, आप सारी जिम्मेदारी। इसी तरह से मियाँ बीवी का रिलेशनशिप भी इतना ही अहम है कि आपको उस पर टाइम देना ही देना है। और आजकल सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो इमोशनल निगलेक्ट की है, टाइम ना देने की है। पैसों से ज़्यादा अब ये लड़ाइयाँ बढ़ी हैं। जिन घरों में ऑफ कोर्स पैसे नहीं है वहाँ पे मेन लड़ाई जो है वो पैसों की है, मगर अभी हम दौर ये देख रहे हैं कि पैसा भी है मगर उसके बावजूद भी तलाक़ें जो हैं वो क्यों हो रही हैं। वो एक्चुअली ये वजह है कि वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं है। अब औरतें शादी इसलिए नहीं करती सिर्फ ना कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ इस वजह से नहीं करती क्योंकि मेजॉरिटी काफ़ी सारी औरतें अब काम करती हैं, काफ़ी सारी औरतें चीज़ें मैनेज करती हैं, अपनी जॉब्स के ऊपर है। उनको शादी इसलिए नहीं सिर्फ चाहिए, उनको चाहिए कि हम तो कपड़े जूते पहले भी पहनते ही हैं ना यार, हम कोई भूखे तो नहीं मरते आ गए आपके घर। हमें चाहिए कंपेनियन, और वो कंपेनियन का मतलब ये है कि आप हमारे दुख सुख में हमारे साथ बैठे हैं, आप हमारे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हमसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इमोशनली हमारे साथ अवेलेबल हैं। हमारी वो नीड्स जो कभी पहले पूरी नहीं हुई, जो कि इमोशनल हैं, फिज़िकल हैं, रिलेशनल हैं, वो पूरी होनी चाहिए, वो नहीं पूरी होती। तो बीवियाँ अक्सर इस बात के ऊपर कुड़ती हैं क्योंकि आप उनको अटेंड ही नहीं करते। आप उसको एक समझते हैं कि ये एक डेकोरेशन पीस आ गया, बस ये आ गया, ये अब इसका काम सारे घर को मैनेज करना है। वो सारे घर को मैनेज ज़रूर कर लेगी, मगर अगर आप उसको देखेंगे ही नहीं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो कभी भी जो है वो औरत ना तो खुश रहती है, ना सेटिस्फाइड होती है उस रिलेशनशिप से, और वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने सुना होगा, पोस्ट मैरिज डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, औरतों में भी और मर्दों में भी। दोनों को लगता है कि औरतें तो ये उम्मीद करके आती हैं कि अब शादी बड़ी रोज़ी होने वाली है, चीज़ें बड़ी खूबसूरत। अच्छा, वो ये भी हमने एक बड़ा ओवर रेटेड सी बात की है कि औरतें बड़ा सोचती हैं शादी तो पता नहीं क्या। जो औरतें वो सोचती हैं वो कोई अननेचुरल चीज़ें नहीं हैं, वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि बहुत फैंटेसी है कि जी हम रोज़ ही बड़े बड़े होटल्स में जाके डिनर करें। वो बेयर मिनिमम होता है कि अच्छा यार एक बंदा आएगा, हंस के मुझसे बात करेगा, मुझे उसी तरह से बताएगा कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, या वो मुझे मिस कर रहा था। ये छोटी छोटी बातें जिनको हम गैर अहम समझते हैं, बेसिकली ये वो बीज बोती रहती हैं अना, जो कि आगे जाके रिजेंटमेंट्स क्रिएट करती हैं। अब मैं इसको लिंक कैसे करूँगी कि रिजेंटमेंट्स क्रिएट कैसे होती हैं। अच्छा, अब रिजेंटमेंट्स क्रिएट होना शुरू हो गई, आपने मुझे, आपकी फैमिली ने मुझे कुछ कहा, मुझे उस वक्त आपकी ज़रूरत थी, यू डिड नॉट सपोर्ट मी देयर, आप अपनी फैमिली की वजह से चुप कर गए। मेरे दिल में वो दुख हमेशा रहेगा कि मेरे शोहर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जो कि पाकिस्तानी मर्द नहीं करते। पाकिस्तानी मर्दों की एक मेजॉरिटी जो है, अब मैं अच्छी लग रही हूँ उनको ये बात कहते हुए, बुरी लग रही हूँ, पाकिस्तानियों की एक मेजॉरिटी जो है वो अपनी औरतों को अपनी फैमिली में सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से, और जहाँ जहाँ उनको, बहुत सारी औरतें इवन अपनी प्रेगनेंसी का टाइम, डिलीवरी का टाइम अकेले गुजारती हैं, तो वो आपसे नाला क्यों नहीं होंगी, वो आपसे दुखी क्यों नहीं होंगी कि वो रिश्ता जो हमने बनाया इसलिए था कि हमारा एक बॉन्ड हो, हम दुख सुख के साथी हों, हम हंसें रोएं इकट्ठे बैठ के, वो है ही नहीं है। और जब मेरा ख़ानदान आपका मेरी बेइज्जती करने के ऊपर आता है, या मुझे सुनाता है, या मेरे ऊपर ओवर वर्क जब मुझे कर दिया जाता है, तो आप मुझे वहाँ पे नहीं सपोर्ट करते। एंड दिस इज़ ऑनेस्टली, आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ
अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, हर चीज़ की जिम्मेदारी अपनी बीवी के कंधों पर डाल के खुद बाहर के काम और जॉब में मसरूफ़ हो जाते हैं, जो कि औरतों के अंदर रिजेंटमेंट्स क्रिएट करता रहता है। जब वो रिजेंटमेंट्स क्रिएट होती रहती हैं, औरतें पीछे होती रहती हैं और अल्टीमेटली एक इतना कोल्ड रिलेशनशिप बनता है कि 33 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद भी लोग काउंसलिंग के लिए आके बैठे हुए होते हैं कि जी अब हमारा एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल नहीं करता, जो कि ज़्यादा आपके लिए खौफनाक है। वो टाइम ये होता है कि आपको बहुत क्लोज होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप को इतना टाइम हो जाता है। और नहीं है, हमारे पाकिस्तानी कपल्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली जिनकी शादियां बहुत शायद चंद एक लोग जो हैं, मैं 10% भी ज़्यादा नंबर दे रही हूँ, 20% कर लें कि रिलेशनशिप्स जब वो 35-40 साल की शादी में जाते हैं तो वो एक दूसरे को प्यार ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को ज़्यादा। अदरवाइज मियाँ बीवी अलग अलग कमरों में, शक्ल भी नहीं देखनी, मैंने बात भी नहीं करनी, ये ज़्यादा कल्चर है हमारा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बड़ा अहम नुक्ता है ताहिरा, आई डोंट नो आप एग्री करती हैं नहीं करती, ये रिश्ता कराना, जब रिश्ता हो रहा होता है, अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो कितना मैटर करता है और क्या चीज़ें हैं जब आपको तब देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं ना कि अच्छा बच्ची की मर्ज़ी ना पूछें, चले पूछ लिया, ये पूछ लिया कि ये रिश्ता देखे, बच्ची भी कहती है मेरे माँ बाप ने सही फ़ैसला कर दिया है, वो सही फ़ैसला बाद में जाके गलत हो रहा होता है। मैच मेकर ने रिश्ता करा दिया, 2 फैमिलीज़ आपस में मिली, 4-5-6 महीनों में शादी तय पा गई और फिर वो शादी चल नहीं सकी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि लाजमी देखनी चाहिए, माँ बाप को भी, आपको बच्ची के एंड से भी देखना चाहिए, आपको दोनों को मिलवाना भी चाहिए, उनकी बातचीत भी करानी चाहिए, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अना आपने बड़े ही, अभी मुझे रिसेंटली मैंने जो है एक केस मेरे सामने आया, बिल्कुल एग्जैक्ट यही, एंड शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। तो उनकी शादी किसी से हुई, वो भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और वो शादी जो है वो शायद हार्डली 3 से 4 महीने नहीं चल पाई। वाई? क्योंकि जब वो शादी होके गई, शादी आनन फानन हो गई, हम टाइम नहीं लेते शादी को, महीने 2 महीनों के अंदर फैमिली की वजह से शादी हुई, अरेंज्ड मैरिज कम्प्लीटली। और फिर जो है हम लड़के से बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं करते, वक्तन जाके उनसे मिलते नहीं, ना ही हम लड़की से मुलाकातें करते हैं। तो और लड़के और लड़की की आपस में अरेंज मैरिजेज़ में अभी भी बातचीत नहीं होती। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं जो मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ कि जी हमने शादी से पहले इसलिए नहीं बात की कि ऑफ कोर्स हमारा एक रिलीजियस और वो सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि हम एक डिफरेंट टाइम के अंदर हैं जिसमें आप अपनी बाउंड्री सेट करके उस बंदे से बातचीत कर सकते हैं जिससे आपकी शादी होने वाली है। आप अपना वो पर्दा एक जो आपने रखना है वो बिल्कुल रखें, उसको मेंटेन करें, मगर एटलीस्ट उसको समझें, उसके से बातचीत जो है वो ज़रूर करें, ये ज़रूरत है आज के दौर की। अच्छा, वो शादी हो गई है ना, और उसमें उस बंदे ने जो है उसको कहा कि अब वो बंदी ना देख ही रही है उनके मूड्स, वेरी रिलीजियस फैमिली, वेरी रिलीजियस, और बेसिक जो है वो रिश्ता इज़्दवाज नहीं इस्तवार हो रहा, और उसके ऊपर उस बच्ची को टॉन्ट किए जा रहे हैं कि तुम ये क्या डिमांड करती फिर रही हो, ये गंदी बातें हैं। सास भी इसको कहती तुम इसको ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही होगी, तुमने ही सारा कुछ किया होगा, इसलिए उसका मूड तुम्हारे साथ ख़राब हो जाती है इन चीज़ों के ऊपर। एंड देन दे स्टार्टेड अब्यूजिंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नार्सिसिज्म इस वक्त बहुत कॉमन है पाकिस्तानी सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे मर्दों में, और उसकी वजह ये पढ़े लिखे बच्चों में, हर एक में, पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी, सिर्फ उन फैमिलीज़ में नहीं है जहाँ पे अपने बच्चों को हम वैल्यूज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं। अदरवाइज़ नार्सिसिज्म इतना कॉमन है पाकिस्तान में कि आप परेशान ही हो जाएं, और वो मर्दों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो पैथोलॉजिकल ये नहीं है कि वो जिसको हम कहते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये वो नहीं है, ये वो नार्सिसिज्म है जो हमने इंड्यूस किया हुआ है, हमारे इन्वायरमेंट ने इंड्यूस किया है। तुम मर्द हो, तुम तो, लड़के तो ऐसे करते ही हैं। और लड़कों को तो गुस्सा आता ही है, मैं मर्द हूँ, मुझे तो मेरी बीवी इनकार कभी नहीं कर सकती है। और फिर इसी तरह से जो है बीवी पे फ़र्ज़ है कि वो मेरी इज़्ज़त करे। यस, सब कुछ फ़र्ज़ है, वो आपको इनकार भी नहीं कर सकती, बट पॉइंट इज़ दिस कि फिर वैसा बंदा भी होना चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो उसको खाना पीना दे सके, जो उसको प्रॉपरली उसकी बेसिक नीड्स को जो है वो पूरा कर सके, और उसको भी रिस्पेक्ट दे सके। सो नार्सिसिस्टिक आदमी हमें बहुत कॉमन नज़र आते हैं अपनी सोसाइटी में, जिनका ये होना जी कि हम मर्द हैं और हम तो इसी तरह से हैं। एंड देन आदमी बहुत कंट्रोलिंग हैं पाकिस्तानी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने औरतों को ये बताना होता है कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना,
उनके खाने पीने और उनको पैसे देने के चक्करों में भी। पॉकेट मनी बहुत सारे आदमी जो हैं, मर्द जो हैं, इवन उन औरतों को भी बहुत कम देते हैं जो कि काम नहीं करती। पॉकेट मनी तो कई मर्दों को ये लगता है कि ये देना ही क्यों पड़ती है, 5,000, 2,000, 10,000, 20,000, मतलब ठीक है आप अपनी इस्तात के हिसाब से ही दे सकते हैं, लेकिन वो देना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सक्सेसफुल और अमीर लोगों में मैंने देखा है। और मैं पूछूं कि अच्छा ये ऐसे क्यों है कि मतलब आप उसको इतनी पॉकेट मनी तो दें कि वो अपनी मर्ज़ी से एक अच्छा सूट जो वो लेना चाहे वो ले ले, तो आगे से कहेंगे कि नहीं हम इसलिए इतने पैसे नहीं देते कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए, अच्छा, उसका कंट्रोल ना मतलब आप एक औरत को जहाँ जहाँ आपसे कंट्रोल हो सकता है आप उसको कंट्रोल करते हैं। तो देखिए शादी जो है ना वो कंट्रोल का नाम नहीं है, शादी का मतलब जो है ग्रोइंग टुगेदर है। और आपको शादी, जैसे आपने खूबसूरत बात की कि देखना क्या चाहिए, जब आपकी शादी हो रही हो तो मैं सारी बेटियों को और लड़कों को ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप उस बंदे से ज़रूर मिलें, बात करें, लड़की या लड़के से, आप उसके घर वालों से मिलें, आप उनके साथ बातचीत करें, आप उनके साथ एक ताल्लुक़ अपना बनाने की कोशिश करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि एक्चुअली ये घर वाले किस तरह के हैं, इनके घर के डायनामिक्स कैसे हैं, इनके घर में चीज़ें कौन सी हो रही हैं। जैसे अभी आपने कहा कि अक्सर कई दफ़ा कई लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे मरीज़ होते हैं। जैसे ये मैंने अभी आपको एक लड़का जो मैंने केस बताया उसमें येस दिस वाज कि वो लड़का ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था, एक्चुअली उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर आप अगले बंदे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आपकी वो प्रॉब्लम बीमारी की सूरत में हो तो अगले की जिंदगी तो तबाह हो गई। आप फिर अपनी बीमारी को एड्रेस करने की बजाय अगले बंदे को गलत लाइन के ऊपर और उसको बुरा भला और उसको सारी चीज़ें करें, जो कि गलत चीज़ है। और ये बहुत कॉमन है, आप अपने बेटे की और अपनी बेटी की गलतियाँ जो हैं दूसरे लोगों के ऊपर बहुत आराम से थोप देते हैं। आप अपने बेटे और बेटी की गलतियों को जो है बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करते। अक्सर लड़कियां भी, उनका मसला ये होता है कि ससुराल वाले आते हैं तो मुंह इतना बना, अगर नंदे आ जाती हैं तो बहुत मुंह बन जाता है, बहनें आती हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, जब तक हम इस ट्रेडिशनल चीज़ से नहीं निकलेंगे कि जी ये फैमिली मेरे लिए बोझ है या मेरे लिए मुसीबत है या हाँ ये जो आने वाली लड़की है ये हमारी तो नहीं है, क्योंकि हम बहू को घर का फ़र्द भी नहीं समझ पा रहे होते, हम उसको एज़ फ़र्द भी नहीं कबूल कर पा रहे होते, वो हमारे लिए एक इंट्रूडर होता है। और फिर हम उसको कहते हैं तुमने जगह अपनी बनानी। हम कैसे अपनी जगह बनाएंगे जब कोई जगह कोई कबूल करने को तैयार नहीं है, कोई जगह देने के लिए सपोर्ट करने को तैयार नहीं। जगह कैसे बन सकती है? ऐसे जगह बनाने के लिए आपको एक वेलकमिंग एटीट्यूड देना होता है, आपको छोटी छोटी गलतियों को निगलेक्ट करना होता है, आपने अगले बंदे को गाइड करना होता है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना होता है अपनी फैमिली के अंदर या जहाँ पे भी हो। सास ने बेटियों की तरह उसको ट्रेन करना होता है, क्योंकि उसको आपके घर का तो माहौल का नहीं पता, वो तो पहली दफ़ा आपके घर में आ रही। ये सपोर्टिव बिहेवियर बहुत मिसिंग होते हैं जो अल्टीमेटली लोगों को बहुत थका देते हैं। अब औरतें बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करती, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ये सोचती हैं कि जी ज़िंदगी कितनी है, हम इस चक्कर में 10-12 साल पड़े रहें कि जी ये चीज़ें ठीक हो जाएं, उतनी देर में बच्चा हो जाएगा, फिर तो ठीक हो ही जाएंगी चीज़ें, ना भी होंगी ज़्यादा खराब हो जाती, मजबूरन करनी पड़ेंगी आपको। तो इसलिए लोग जो हैं वो अब रिलेशनशिप से बाहर जो है वो निकलना शुरू हो चुके हुए हैं। उसमें बहुत सारी वजूहात जो हैं वो ऑफ कोर्स फाइनेंस उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत अहम पहलू है। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि चाहे जो है इवन जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके हस्बैंड्स जो उनको ख्याल करें। हम ये चाहते हैं कि हमें स्पेशल फील करवाया जाए, हमारे ऊपर स्पेंडिंग की जाए, मगर वो पाकिस्तान में कल्चर थोड़ा सा कम है। वर्किंग लेडीज़ के ऊपर भी पैसे लगाने वाली चीज़ें, हालांकि आई कैन टेल यू कि इतनी वर्किंग लेडीज़ आती हैं जो आके बताती हैं कि हम घर का पूरा खर्चा अपना खुद मैनेज करती हैं, हम अपने घर में हर तरह का शेयर, जो बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं कह रही, शेयर करना चाहिए, मगर कोई एक दिन बर्थडे एनिवर्सरी, कोई एक दिन स्पेशल अपनी बीवी को या अपने शोहर को फील करवाने में आपको कभी बुराई नहीं होनी चाहिए। जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पार्टनर की क्या नीड्स हैं, आप इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। और जब तक आप सिर्फ राइट्स की बात करेंगे कि मेरे ये राइट्स हैं, मेरे ये राइट्स हैं, चीज़ें नहीं चल सकती। आपको ये देखना है कि बेसिकली आपके पार्टनर की आपकी तरफ एक्सपेक्टेशंस और उसकी नीड्स क्या हैं, बेसिकली नीड्स क्या हैं, फिर आप उनको पूरा करेंगे तो ये रिलेशनशिप खुद ब खुद जो है बेहतर होने की तरफ जो है वो चला जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये कभी भी, इससे भी ज़्यादा हम गंभीर, और ये एक तरफा नहीं, ये दोनों तरफ से बैलेंस रख के चल रहा है, तभी अदरवाइज तो देखें, पता है कि अब तो लोग कहते हैं कि हमने शादियां करनी ही नहीं, जैसे आपने कहा कि पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है,
क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी है। और फिर हमने अभी तक अपनी आने वाली जो जनरेशन्स है ना, हम जैसे हम बात किया करते थे कि जी पिछली शादियां बड़ी कामयाब हैं, मतलब मैंने अभी पिछली शादियों की एग्जांपल दी है आपको, 33, 34, 35 साल हमारी शादियों को नहीं अभी हुए, पिछली शादियों को ही हुए हैं। तो वो कितनी को अच्छी एग्जांपल्स हैं। और उन्हीं लोगों ने जो है वो अपने माँ बाप को इस तरह से देखा है, इतना लड़ते झगड़ते, सेपरेट रूम्स में सोते हुए, बहुत कुछ करते हुए। एक मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा कपल, जो एक बहुत पढ़ी लिखी प्यारी खातून, बड़ी ग्रूम्ड, जब वो उसने आके शी जस्ट सेड कि जी मैं सारी ज़िंदगी जो है, लव मैरिज थी, तकरीबन शादी को 35 साल हो गए, उस वक्त की लव मैरिज भी कितनी डिफ़िकल्ट और कितनी चैलेंजिंग होगी। 35 सालों में शी ट्राइड टू मैनेज एवरीथिंग, और एंड पे जी हस्बैंड की तरफ से ताने जो हैं वो आपको मिलते हैं कि जी तुमने सारी ज़िंदगी किया ही क्या है। तो एक औरत जो अपने सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने आप को भूल के, अपने, चलो आज की औरतें तो नहीं, पुरानी औरतें तो ऐसी नहीं थी, वो तो फैमिली सारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, मगर एक उस औरत को भी अगर ये सुनना पड़ता है कि उसने किया क्या है, तो फिर कौन सी ऐसी औरत है जो कुछ करती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये हमें हमारे मर्दों को, मैं समझती ये हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मर्दों को ये अंडरस्टैंड करना है कि उनका रोल जो है एज सन तो उनको पता है, एज ब्रदर भी उनको पता है, मगर एज हस्बैंड उनको अपना रोल नहीं पता। एज फादर भी उनको अपना रोल पता है, एज फादर भी उनको अपना रोल, लेकिन एज हस्बैंड उनको अपना रोल नहीं पता। तो जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये अच्छा होगा तो आपके घर के बाकी सारे मामलात खुद ब खुद, चाहे आप फादर हैं चाहे आप बेटे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद स्मूथली अच्छी चलना शुरू हो जाती। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वो एक ख़ास एलिमेंट जो, या बच्ची को बार बार एक चीज़ पर टारगेट किया जाता है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सब्र करना नहीं सिखाया, तुम तो ज़ुबान बहुत चलाती हो, तरबियत अच्छी नहीं की बच्ची की। ये तरबियत कैसी होनी चाहिए? क्या बच्ची जो कुछ भी कोई कहता चला जा रहा है, उसका हस्बैंड सास उससे चुप करके सुनती चली जाए? नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज देखें बदतमीज़ी किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा टॉलरेंस देखें आपके अपने रिलेशनशिप्स में होती है ना, हमारे माँ बाप हमें टॉलरेट करते हैं, हमारे बहन भाई हमें टॉलरेट करते हैं, मगर जहाँ पे हम बदतमीज़ियाँ करते हैं, जहाँ पे हम लाइन क्रॉस करते हैं, वो भी नहीं एक्सेप्ट करते। तो वो बदतमीज़ी जो है वो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो रही हैं, हम करते पता क्या गलती क्या है, हम हर बात की शिकायत करते हैं अपने हस्बैंड से। हम नहीं करनी चाहिए, मगर हमारा हस्बैंड जो है वो सुनता ज़रूर है, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकेगा। अगर घर में सास आपके साथ सही तरीके से नहीं चल रही, नंद का किरदार अच्छा नहीं है, वो आपको बार बार तंग कर रही है, घर के डिफरेंट लोग, तो आप क्या अपने हस्बैंड से ये शिकायत ना करें? बिल्कुल करें, आप उनको बताएं कि ये इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं, और इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। शुरू में तो यही तरीक़ाकार आपका होना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को बताएं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ शिकायतें कि जी हर वक्त एक लंबी शिकायतों की पटड़ी जो है वो आपने लगा दी है। इस बारे में मुझे एक केस और याद आ रहा है कि एक कपल जो था, उनकी शादी होगी, तो उनकी मदर जो थी, शी वॉज़ वेरी टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक थी और बहुत टॉक्सिक थी। तो वो अपनी बहू को बहुत टफ टाइम देती थी। अब बेटे को ना अपनी माँ के बिहेवियर का थोड़ा आइडिया था, मगर उसको था कि इसके साथ क्यों करेंगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने वो देख लिया, और अच्छी बात ये हुई कि उसको अंदाज़ा हो गया कि येस मेरी अम्मी का बिहेवियर इतना टॉक्सिक है। तो उसने उस चीज़ को समझते हुए अपनी माँ से नहीं लड़ाई की, ना ही अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी की। उसने एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया जिसमें वो अपनी क्योंकि जब आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहते हैं, आप साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती आप ऐसा क्या करेंगे ये बंदा खुश हो जाए किसी तरह से, या इससे मुझे कुछ बात ना सुननी पड़े। तो वो इसी तरह का था। उसने उसका घर जो है वो पोर्शंस में डिवाइड करके उनको अलग कर दिया, और अपनी बीवी को ये कहा कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुमने मेरी माँ की खिदमत करनी ही करनी है। हाँ, वो बीमार हो तो उनको खाना वाना पूछ लो, कुछ ऐसी हो काम शाम वाली मैनेज करके पूछ लो। इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो उनका रिलेशनशिप स्मूथ हो गया। बेसिक जो था उसने अंडरस्टैंड कर लिया। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ घरों के अंदर इस तरह के रूल्स होते हैं कि आप एक शिकायत लगाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं कि यार आपकी माँ मेरे लिए बड़ी पेन, और बहुत सारी सासें आज के दौर में भी
सास जो है, ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ मियाँ बीवी की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, सास की भी आज के दौर के हिसाब से ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सास जो है उसकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि सास जो है वो ये बिल्कुल जो है वो टॉलरेट ही नहीं कर पाती कि कोई और लड़की जो इसके घर आ गई है। मतलब आप अपनी बेटी की ऐसी ऐसी बातें निगलेक्ट करती हैं, समझ जाती है ना कि ये तो मेरा बेटा छीन के मेरे से ले गई। बिल्कुल मेरा बेटा भी छीन ले, ऑनेस्टली। और उसमें ख़ास तौर पे मैं एक और वीडियो अपॉलॉजी, सारी माएँ अगर सुन रही हैं और देख रही हैं हमें, कि जो सिंगल मदर्स हैं ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, बहुत डिफ़िकल्ट है वो मैनेज करनी। मतलब वो अपने बेटों को साइकोलॉजिकली, वीडियो अपॉलॉजी, फिर से अपना शोहर ही तस्लीम करके बैठी होती हैं, साइकोलॉजिकली ख़ास तौर पे कह रही हूँ। और वो उनको शेयर करना भी पसंद नहीं करती, फिर इतनी टफ़ टाइम अपनी बहू को देती हैं। ऐसी बहुत सारी औरतें जो इस वक्त मुझे सुन रही, वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि जो सिंगल मदर्स हैं उनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो होते हैं अपनी बहुओं के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अकेले रह के अपने बेटे को पाला होता है। भाई बेटा पाला है, आपका ही बेटा है, अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगी तो वो बेटा हमेशा ही आपका रहेगा। अगर आप उसको नहीं अच्छे तरीके से लेके चलेंगी तो आज एक तलाक करवाएंगी, कल दूसरी करवाएंगी, कितनी तलाक़ें आप करवा लेंगी। और बहुत सारी जो सिंगल मदर्स या मदर्स जो हैं वो बेटों की तलाक की वजह जो है वो बनती हैं भाई, ससुराल वजह बनता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जब आपने एक आदमी के कानों में हर वक्त उसकी औरत के बारे में, अभी वो नई उस घर में आई है, आपने हर वक्त एक नेगेटिव बात उसके कानों में डालते रहना है, तो वो आदमी कितना कोई पॉजिटिव रह सकेगा अपनी बीवी के बारे में, कितना कोई कुछ कर सकता है हर वक्त। और फिर आप ये देखो कि शादी के बाद आदमी के रवैयों में मेजर चेंजेस जो आते हैं ना, वो ये नहीं आते कि वो अपनी बीवी के ज़्यादा करीब होता है, वो ज़्यादा चेंजेस ये आते हैं कि वो अपने माँ बाप के और भी करीब हो जाता है, जस्ट टू प्रूव देम कि मैं आपका डिसओबीडियंट बेटा नहीं हूँ, मैं आपका ओबीडियंट ही बेटा हूँ, उससे भी ज़्यादा। और उसके साथ वो अपनी बीवी के ऊपर भी शर्तें लगाता है कि तुमने जब तक मेरी माँ अकेली बैठी हुई है तुमने यहाँ बैठना। और ये अक्सर फिर कह रही हूँ, ये कपल जो मियाँ बीवी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कोई ऐसी हम बात नहीं करें, उनका भी ये मसला है कि बहू आके बैठी रहे हमारे पास। और कभी आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो आपके अपने बच्चे आपके पास आते हैं, उठ के चले जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपसे थोड़ा एसोसिएट करते हैं, कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बातचीत होती, चले जाते हैं। आप उनको कभी नहीं मजबूर करते कि तुमने यहाँ बैठे रहना। मगर बहू के ऊपर ये कंडीशन क्यों है कि उसने बैठे ही रहना है, उसने एंटरटेन करते ही रहना है, जबकि उसके ऊपर ये कंडीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसको बहुत अच्छे तरीके से आके आपसे मिलना चाहिए, आपके साथ कंपनी आपकी एंजॉय करनी चाहिए, बैठ के आप लोगों को चाय जो भी एक ताल्लुक़ को अच्छा बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो। मगर ये कंडीशन क्यों है कि जी तुमने बैठना ही बैठना है, तुमने वहाँ रहना ही रहना है। ऐसी इवन मुझे याद है कि एक खातून आई, ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही है, खातून लड़की थी यंग 28-29 की। शी वॉज के जी मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे हुक्म था कि मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा था प्रेगनेंसी का, हुक्म नहीं था कि मैं अपने कमरे में जाके लेट के अपनी कमर सीधी कर लूँ। अम्मा जी इजाज़त देंगी कि आपने 2-3 बजे जाना है अपने कमरे में तो आप जा सकती हैं। और मैंने ये अपना पूरा प्रेगनेंसी ऐसे ही गुजारा। तो ये अनड्यू चीज़ें जो हैं वो हैं, ये कोई अच्छी बहू होना या अच्छी सास होना या अच्छा मियाँ होना नहीं है। आपकी अम्मी जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं। अगर आपकी बीवी आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपसे शेयर कर रही हैं, उसने आपका हाथ बटाना शुरू किया है, तो आपको उसका थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आप ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाते अपनी वाइफ की तरफ। वीडियो अपॉलॉजी, बड़े कम दामाद ऐसे होते हैं जो अपने सास ससुर की ज़िम्मेदारियाँ इस तरह से निभाते हैं, बहुत कम। मगर वाइफ्स अक्सर करती हैं और उनको करना भी चाहिए जितना वो कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। बट उनके ऊपर जिम्मेदारियों के तौर पे चीज़ें लाद देना, ये जो है ये एक इंतहाई गलत बात है। देन एक बात तो आपको समझ आना चाहिए कि हर औरत जो होती है जब वो शादीशुदा हो जाती है वो अपने हस्बैंड की रिफ्लेक्शन होती है। उसका मियाँ उसको जैसा ट्रीट करेगा ना, उसके रवैये में, उसकी खूबसूरती में, उसके मिलने मिलाने में हर जगह वो चीज़ नज़र आएगी। अगर आप अपनी बेगम को, अगर आप पहल नहीं करते चीज़ों में, उसको अप्रिशिएट करने में, इवन किसी भी चीज़ में, आदमी पे फ़र्ज़ है कि उसने, फ़र्ज़ का मतलब ये कि उसकी ड्यूटी है कि वो पहल करे। हाँ, वो पहल करे अपनी चीज़ों में, चीज़ों को हर तरह से। और औरत जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिव होती है, वो रिस्पॉन्स करती है। जब आप उसको एक अच्छी चीज़ देंगे वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं करेगी? ये उसकी वो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग्स ही यही कि वो इस तरह की है।
आप उसको अच्छा ट्रीट करेंगे, वो तो एक दिन में एक औरत को आप अच्छा ट्रीट करते हैं, वो तो निहाल होने पे आपके आ जाती है और वो ऐसे। क्या क्या कुछ नहीं करती। लेकिन जब आप उसको हर वक्त जलील करेंगे, जो कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा कुंद ज़ुहन हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने, तुम्हारी तरबियत नहीं की। भाई वो एक घर से आई है जहाँ पे वो भरे पूरे ख़ानदान का हिस्सा थी, वहाँ पे उसकी तरबियत की गई। आपको क्यों ये लगता है, हर ससुराल को ये लगता है कि बहू की तरबियत हम नहीं करनी। इसको खाना नहीं सही बनाना आता था, हमने बनाना सिखाया। एग्जैक्टली, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो हमने सीधा करना किया, सिखाया। हमने सीधा किया। ये बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी हमने इसको सीधा कर दिया। वो आपने सीधा नहीं किया, आपने उसको वो नहीं रहने दिया जो वो थी, और अब वो माशाल्लाह ना आपके काम किए ना किसी और के काम किए। आपने इसको इतना तरोड़ मरोड़ के उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मजरू कर दिया कि आई कैन नॉट टेल यू सीरियसली। मुझे तो, मैं अभी बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर्स की मिसालें याद आ रही हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स को समझते हैं कि दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, माशाल्लाह पढ़े लिखे और करियर वाली खवातीन जो हैं, ये वो जिंदगी के मसाइल हैं कि आप आप डॉक्टर लॉयर कहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, अनपढ़ है, सबके साथ ये मसाइल सबके चल साथ, रहे होते हैं। सबके ब्रेक के साथ। बाद हम वापस आते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ताहिरा, एक और बड़ी चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं कि कपल्स में डाइवोर्स रेशो या खुला की रेशो क्यों बढ़ती चली जा रही है। अफेयर्स हस्बैंड के भी हैं, वाइफ के भी हैं, क्यों ऐसा है? डिमांड जो एक रिलेशनशिप की होती है वो तो पूरी हो रही है, उसके बावजूद आपके बाहर रिलेशनशिप है। आई डोंट नो, ये सोशल मीडिया का गलत इम्पैक्ट है या आपके पास बड़ी आसान चीज़ों की रसाई हो चुकी है, पता नहीं क्यों। अना एक्सेप्टेंस जो है थोड़ी थोड़ी सी आती जा रही है। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी औरतें जो हैं ना, वो आदमियों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के ऊपर कुड़ती सड़ती तो ज़रूर हैं, कुड़ती सड़ती हैं, लड़ती हैं, सारा कुछ होते हैं, उसको नापसंद करती हैं, मगर उसके ऊपर कभी कोई सख्त कदम नहीं लेती। तलाक़ों की अक्सर वजह एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये लीस्ट वजह होती है, क्योंकि औरतें टॉलरेट करती हैं ये चीज़। इस वजह से जब टॉलरेंस किसी चीज़ की हो जाती है तो वो बढ़ जाता है। और फिर जो आप दूसरी एक जो चीज़ करते हैं कि फिर आप एक दूसरे की नीड्स नहीं पूरी करते। आप जो है मेजरली जो रीज़न्स हैं ना, वो रिस्पेक्ट का ना होना रिलेशनशिप में है, बेसिक अज़दवाजी नीड्स का ना मीट करना जो है वो है आपका। जब औरतें अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू करती हैं, और यूजुअली औरतें, उनको भी ये लगता है कि खूबसूरत रखना, अपना ख्याल रखना, बस इतना ही ज़रूरी था कि हम शादी कर लें। बहुत सारी औरतें ये थोड़ी सी रियलिटी की तरफ आए ना, तो हम घर में ऐसे बंद सवर के नहीं बैठ सकते। ना बैठे, जब हस्बैंड आए तो आप साफ सुथरे तो हो सकते हैं। नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप कितना टाइम लग, आप हमारी जो माएँ थी उनके पास हमसे ज़्यादा काम थे, वो बनती सवरती थी। उस वक्त का तो कल्चर ही यही था कि औरतों ने बनना सवरना है जब उनके हस्बैंड का, तो फिर अभी क्यों नहीं हो सकता? ये जो हमने एक बहाना बना लिया हुआ है ना, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये मेरी दुखती रह गए कि हम जी बड़े मसरूफ हैं। और मुश्किल है वाकई कि आप हर रोज तैयार होके बैठ जाए। मुझे वाकई एक्चुअली ये मुश्किल लग रहा होता है। मतलब क्या मुश्किल है इसमें? आप रोजाना काम के लिए तैयार नहीं होती, तो वो तैयारी फिर हस्बैंड के लिए क्यों नहीं? मतलब अब ये तो नहीं ना है कि आप बिल्कुल बन सवर के घर में, अब वो वाला देखिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपके ऊपर। अगर आप एक खातून को देखें ना, कि हर घर में नहीं मुलाजिम है, हर घर में नहीं बच्चों की केयर करने के लिए कोई है, आपने अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, आपने सास ससुर को भी खुश रखना है, आपने खाना भी बनाना है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी वो तैयार होके मेकअप करके घर में बन सवर के बैठ जाए। ये एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि औरतों के लिए कोई चीज़ कभी मुश्किल नहीं होती। ऑनेस्टली औरत के लिए कोई चीज़ कभी मुश्किल नहीं होती। जो चीज़ अपनी वो प्रायोरिटी बनाती है वो उसको करती है। एक्चुअली ये रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं रहता, ये रिलेशनशिप सेकेंडरी हो जाता है। हम हमेशा बनते सवरते हैं, हमने जहाँ जाना हो हम कहाँ नहीं बन सवर के जाते यार, हम क्यों नहीं कहाँ चीज़ें करते जो चीज़ें हम करना चाहते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, बच्चे आगे आ जाते हैं, घर ज़्यादा आगे आ जाता है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं आपकी, और मियाँ के लिए भी बाहर की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर जब घर में आप आएंगे, जब आप एक दूसरे की प्रायोरिटी रही नहीं, तो आप क्यों नहीं बनेंगे कि संवरेंगे? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में वही औरत जो घर में बैठी हुई सुबह से शाम तक काम कर रही है, उस बंदे से बात करने के लिए तो आधा घंटा बड़ी आराम से निकलता है, तब अच्छी बातें भी होती हैं, ज़ुबान से फूल भी झड़ते हैं, मेकअप भी होता है, तस्वीरें भी शेयर होती हैं। शोहर के लिए क्यों नहीं होगा?
सही बात है। इसी तरह से बंदा जो है जब अपना एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चलाता है, बीवी को तो कहेगा मैं बदबू से भरा हुआ घर आया हूँ, बस मुझे ऐसे ही अटेंड कर लो। मगर जब कोई एक्स्ट्रा अफेयर होगा उसका, तो तब तो बड़ी बियर्ड भी जो ट्रिम श्रिम हो रही होगी, परफ्यूम्स भी लग रहे होंगे, अपनी क्लीनिनेंस का भी बड़ा ख्याल होगा। वो कैसे हो जाता है? उन्हीं मसरूफियत में होता है। बात है प्रायोरिटी की। आपने अपने शोहर को या अपनी बीवी को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया, इसलिए आप उनके लिए नहीं कर सकती। आप मैरिड हैं, आई एम श्योर कि अगर आप अपने शोहर को जब भी खुश करना चाहती हैं या उनसे मिल रोज़ाना बैठ कर उससे बात तो करती होंगी ना। बिल्कुल। मसरूफ ही हैं, 2 बच्चे आपके भी हैं, सारी रूटीन है। कौन सी ऐसी जिम्मेदारी जो आप नहीं निभाती होंगी? तो उसके बगैर आपका गुजारा नहीं। अगर आप ये कहो कि मैंने दुनिया का सारा काम कर लिया मगर शोहर के लिए टाइम नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये आपकी गलती है, ये आप गलत कर रहे हैं। जब आप अपने बंदे को या अपनी औरत को छोड़ देंगे कि जी तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी सारी दुनिया जहाँ के लिए मेरे पास टाइम है, एक दिन भी नहीं टाइम, 2 दिन भी हफ्ते में टाइम नहीं, तो फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को माइंड ना करें प्लीज़। फिर आप जगह क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप स्पेस दे रहे हैं कि ये हो जाए। फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं देखो मैं तुम्हारा ही घर देख रही थी, मैं तुम्हारे लिए कमाता था। नो, आप कमाते थे क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारियों में से है। आप घर देखती हैं, आपकी जिम्मेदारियों में से। आपकी जिम्मेदारी मुझे अटेंड करना था, क्योंकि मेरा और आपका रिलेशनशिप एक दूसरे की जज्बाती, जिस्मानी और रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो आपने नहीं पूरा किया। बिल्कुल आपने स्पेस क्रिएट किया, चाहे आदमी या औरत है। अगर आदमी ने औरत की ज़रूरियात नहीं पूरी की तो उसने स्पेस क्रिएट किया। अगर औरत ने आदमी की ज़रूरियात पूरी नहीं की तो उसने स्पेस क्रिएट किया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होगा। देन आप ये देखो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की बहुत स्पेस है, एक्सेप्टेंस है आदमियों की तरफ से। मतलब औरतें एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि आप खुद नहीं ना उनको बहुत कुछ दे पा रही होती, तो आप एक्सेप्ट कर लेती हैं। बहुत सारी औरतें तो अपने मुंह से भी कहती हैं कि यार दूसरी शादी नहीं करनी, तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रख लो। आप ये देखें कि आप किस कल्चर को बढ़ा रहे हैं। आप दूसरा जायज़ रिलेशनशिप उस बंदे का नहीं कबूल करेंगी, उस औरत की तलाक भी करवा देंगी। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे औरतों ने अपने शोहरों को मजबूर किया कि वो दूसरी औरत को तलाक दे दें। तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स क्यों नहीं ज़्यादा होंगे जब आप एक जायज़ रिलेशनशिप को कबूल करने का यही अंदिया नहीं दे रहे। यस, रिलेशनशिप्स अगर आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप ही वर्क करे। रिलेशनशिप नहीं भी वर्क करते, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। आप उसमें कहीं कोई ऐसी म्यूचुअल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं कि आप अगले बंदे को इजाज़त दे दें कि यार मेरे से ये चीज़ें तुम्हारी नहीं हो पा रही या मैं नहीं कैटर कर पा रही, आप दूसरी शादी कर लें। औरतें आदमियों को जलील भी करती हैं, उनके पैसे भी इस्तेमाल करती हैं, उनको हर तरह की चीज़ें करती हैं, उनसे आसाइशें सारी चाहिए होती, मगर जब उनको अटेंड करने की बारी आती है तब मेरे पास टाइम नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये जो टाइम नहीं है ना, तो भाई शादी नहीं करनी थी। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ये लवाजमात तो हर किसी आज की किसी भी औरत को अगर आप पूछ के देखेंगे या शादी करने से पहले किस आदमी और औरत को ये नहीं पता होता कि उसकी शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या होंगी। क्या ये कोई नई चीज़ है कि बच्चे भी होने हैं, हमने मियाँ बीवी का ख्याल भी रखना है, हमने ससुराल को भी मैनेज करना है? ये चीज़ें किसको नहीं पता। अगर आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर, बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर आप तैयार ही नहीं है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी नहीं कर सकते, देन आपको फिर शादियाँ नहीं करनी चाहिए। फिर आप सुकून से अपने अपने अम्मा अब्बा के घर अच्छा बेटा और अच्छी बेटी जो बन के रहिए, क्योंकि आपके पास तो ये रिलेशनशिप पूरी एक जिम्मेदारी, एक ख़ानदान आप चलाने लगे हैं। उस खानदान की बुनियादें आप ये रखने लगे कि जहाँ पे मियाँ बीवी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, जहाँ पे एक दूसरे की हर वक्त कोई इंसल्ट हो रही होती है, बीवी और बंदे को इस तरह से बुला रही होती है कि जैसे उसके घर का मुलाजिम होता है, और इसी तरह से बंदा जो अपनी बीवी को ऐसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे इसके साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर आप अगला आने वाला खानदान भी बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर टाइम नहीं है आपके पास, आप अपनी बीवी को अटेंड नहीं कर सकते, आप अपने शोहर को अटेंड नहीं कर सकते, प्लीज़ डोंट गेट मैरिड। फिर आपको आराम से पुरसुकून ज़िंदगी, वो जो आपका मी टाइम है आप उसी में ही रहें। अदरवाइज़ फिर आपको अपना टाइम भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना होगा, अपने शौहर के लिए प्रायोरिटी सेट। सबसे ज़्यादा अहमियत अपने हस्बैंड को देनी होगी, और हस्बैंड को भी सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी बीवी को देनी होगी, अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप की बुनियाद रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो अभी रिसेंटली वाक़यात हमने कहा कि रिपोर्ट हुए हैं, उनमें रीज़न अगर देखी जाए तो ओवरऑल यही तमाम रीज़न जो है वो सामने आ रही थी। थैंक यू सो मच ताहिरा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।